नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी, तो बबीता जी, आपको बहुत ही विस्तार से आज उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में बताने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना, हमें कॉल करना और अपने सवाल को पूछना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120612793 पर कॉल करें, या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में आज जानकारी देंगी बबीता जी। और बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल मैम आपसे यही कि गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा क्या है? जी मैम, गैंगस्टर में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि जो कोई अपराध एक या अधिक व्यक्ति मिलके करे। अगर अगर कोई अकेला व्यक्ति करता है तो वो गैंग नहीं बना सकता है। इसलिए एक से ज्यादा, कितने दो हो या ज्यादा हो, काम हो, और जो ऐसे काम हो जिसका डेफिनेशन दिया गया है कि उससे अपराध से वो कोई लाभ कमाने वाला कमाता हो। जैसे किसी ने बदला लेने के लिए इक्का दुक्का काम कर दिया तो वो गैंग में नहीं आएगा। इसका गैंगस्टर उसको कहते हैं कि जो संगठित रूप से करे और उस काम से वो अपनी जीविका कमाए या लाभ कमाने के लिए करे। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि इसके लिए कितनी बार करे, क्या हैबिचुअल होना चाहिए। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार में भी हो सकता है, अगर वो लाभ कमाने के लिए, लाभ किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर मर्डर ही करता है, जरूरी नहीं उसे कितना लाभ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरह से उसने उसको अपना जीवन वृत्ति बना रखा हो कि अपराध के द्वारा वो उसका आजीविका चलाता हो। एक मोटे तौर पर ये डेफिनेशन दिया गया है हमारे गैंगस्टर एक्ट में। जी, क्यों लाया गया ये एक्ट? क्या जरूरत इसकी आन पड़ी थी? जी, इसका जो जरूरत है, ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब कोई गिरोह बना के जब कोई काम करते हैं, कि जो एक प्रोफेशनल अपराधियों का गिरोह होता है जो कि हर कुछ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन से मतलब कि और हर कुछ वेल प्लान करते हैं। जैसे कि लुटेरे होते हैं, ठगी करने वाले गिरोह होते हैं, डकैतों के गिरोह होते हैं, वो जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में प्लान बना के कोई अपराध करते हैं, उस टाइप के अपराध को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था। एक स्पेशल एक्ट है जिसको इस टाइप के अपराध से निपटने के लिए स्पेशल पावर दिया गया है पुलिस को और कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया है। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि स्पेशल क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी में। यूपी वैसे भी हमारे यहाँ अधिक अपराध वाले प्रदेश में है शामिल, तो इसलिए 1986 में इस कानून की जरूरत पड़ी थी, इसे बनाया गया था। जी, किन किन अपराधों में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है? जी, एक्ट जो है कि 15 ऐसे डिफाइन करता है कि 15 में ये लगेगा, लेकिन ये 15 को सीमित नहीं करता, यानी कि 15 से ज्यादा। बाद में 2015 में भी अमेंडमेंट हुए, 2021 में भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये 15 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन 15 जो अपराध है वो है जैसे मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज, पशुओं के प्रति क्रुएल्टी, नकली नोट बनाना, इस टाइप के जो भी अपराध हैं। तो गिरोह के रूप में जो भी अपराध किए जा रहे हैं वो सभी शामिल होंगे। लेकिन इस टाइप के अपराधों को इसमें एक श्रेणी बना दिया गया, भीख मंगाना, इस टाइप का जो काम है उसके में अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है गिरोह, उसका अपना कितना योगदान है इस काम में, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि वो गिरोह का सदस्य है और ये इंटेंशनली इस टाइप का काम करता है। तो ये 15 बनाए गए हैं, लेकिन 15 के अलावा कोई ऐसा अपराध हो जिससे को आजीविका चलाता हो अपराध के द्वारा, या दूसरा हो सकता है कि जिससे जीवन को, शांति व्यवस्था को या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो, वो इसमें शामिल हो जाता है ये इस अपराध में। तो 15 के अलावा ये भी और अपराध इसमें शामिल हो सकते हैं। और फिरौती वगैरह, अपहरण, कुछ दिन अपहरण हो गया, फिरौती हो गया, हफ्ता वसूली हो गया, रंगदारी वसूली हो गया, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है,
क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोड बनाए गए हैं इस तरह के एक्ट पर सुनवाई करने के लिए? ये कैसे काम जी करते हैं? जी, इसमें स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रोविजन इस एक्ट में ही है, लेकिन ये कहा गया है, ये स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट का ही कानून है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि आपको अगर जरूरत लगे तो आप स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। ये हर जिला में बनाए या जहाँ जरूरत हो, यहाँ जरूरी नहीं कि हर जिला में ही बनाए, लेकिन इसको इम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे तो हर जिला में या किसी विशेष जिला में हम्म। स्पेशल कोर्ट बना सकती है गवर्नमेंट, जहाँ उसको जरूरत लगे। स्पेशल कोर्ट का जो पावर है, इसमें मजिस्ट्रेट को भी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें कि डीएम कह सकते हैं, कलेक्टर कह सकते हैं, उनको भी कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। हाँ। और स्पेशल पावर, स्पेशल कोर्ट और जनरल में, कोर्ट में और जनरल पावर में एक डिफरेंस होता है कि जहाँ क्लैश करेगा, या जहाँ पर सपोज कि एक अपराध के लिए आईपीसी में भी और बीएनएस में भी एक 2 साल की सजा दी गई है या 4 साल की सजा दी गई है, और सेम अपराध के लिए अगर गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा है, ज्यादा सजा है, तो ऐसे में जनरल एक्ट से स्पेशल एक्ट जो होता है वो हमेशा प्रिवेल करता है। स्पेशल एक्ट में अगर ज्यादा सजा है तो वही दी जाएगी। तो ये स्पेशल एक्ट का, स्पेशल कोर्ट का भी उसको स्पेशल पावर दिया गया है, जैसे कि बेल से है, सजा प्रोविजन है, या उसको जो भी प्रॉपर्टी अटैच करने के प्रोविजन है, पावर है, ये इसको ज्यादा पावर दिया गया है इस स्पेशल कोर्ट को। इसका काम करने का तरीका भी थोड़ा इस टाइप से रखा जाता है कि जल्दी और त्वरित रूप से सुनवाई कर सके। जी जी ठीक है। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त करने के भी प्रावधान है क्या? इसके बारे में बताएं, और कैसे एक्ट को संशोधित करके जब्ती को वैकल्पिक जो है वो जरूरी बनाया जाता है? जी मैम, हाँ इसमें जरूर है किया गया, जैसे कि शुरू से कहा गया है, कह रही हूँ कि इसमें इसका जो मेन फोकस है वो यही रखा गया है कि अपराध को एक वृत्ति, आजीविका के रूप में जो अपना लेते हैं उनको पनिश करना, उनको हतोत्साहित करना, उनको तोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसको ऐसे संपत्ति जो कि बनाए, अपराध के द्वारा बनाया गया है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनका ज्यादा लॉस नहीं होगा, जेल से आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी उनके पास रहेगी ही। इसलिए इसमें उन प्रॉपर्टी को छोड़ने का, उनको जब्त करने का स्पेशल प्रोविजन है, जो कि जनरल में नहीं होता है। जनरली जो प्रॉपर्टी का राइट किसी का भी एक लीगल राइट है, और इसको कोर्ट भी है, लॉ भी है, बहुत सोच समझ के लेता है। लेकिन स्पेशल प्रोविजन है कि अगर किसी गैंग को, गैंग मेंबर को किसी क्राइम से, ऑफेंस से, अगर कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी से उसने कोई प्रॉपर्टी बनाया है, तो कोर्ट उसको फोरफिट कर सकती है, उसकी जब्ती और कुर्की कर सकती है। यहाँ जनरल लॉ में या इसमें स्पेशल लॉ में डिफरेंस है। यहाँ संज्ञान जो होता है, कॉग्निजेंस लेने से पहले या लेने के बाद, दोनों कंडीशन में प्रॉपर्टी जब्ती किया जा सकता है। और हाँ। तो कुर्की करने का मतलब होता है अटैच करना, और जब्ती कुर्की अगर दोनों साथ होता है तो अटैच करके इसको चाहे तो प्रॉपर्टी बेच भी सकती है कोर्ट, जैसे नीलामी द्वारा ये किसी को दे सकती है कि हमेशा के लिए उस पर्सन के कंट्रोल से प्रॉपर्टी बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि लगता है किसी को जो कि गैंगस्टर एक्ट में उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो उसको 2 चीज प्रूव करना होगा। पहला कि एक एप्लीकेशन, सेक्शन 15 में एक एप्लीकेशन वो मूव करेगा कोर्ट को कि ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये उसको साबित करना होगा। जनरली जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है सो प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन देगा गैंगस्टर को ये साबित करना होगा कि उस पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो अपराध की संपत्ति से नहीं बनाई गई है। 2 चीज अगर करता है तो उसको प्रॉपर्टी को इसको फ्री किया जा सकता है, अदरवाइज जब्ती और कुर्की करने का प्रोविजन है। ये 2021 के जो अभी हमारी वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, उस समय एक अमेंडमेंट हुआ था, 15 में भी हुआ था, लेकिन 21 वाला अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि जब्ती कुर्की जो है सो वो कंपल्सरी कर दिया गया। और जनरली होता ही है इस टाइप के केसेस में, अगर किसी पर ये एक्ट लग गया है तो एक तो ये हो गया कि कंपल्सरी कर गया, पहले ऑप्शनल था, कोर्ट चाहे तो जब्त कर सकता है, कोर्ट चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन अब ये कोर्ट करता ही है। दूसरा इसमें अमेंडमेंट में ये चेंज लाया गया कि ये अगर किसी पर एक लगता था, अगर किसी को गैंगस्टर एक्ट में पहला केस है तो भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती थी। 21 से पहले ये होता था कि हैबिचुअल अपराधी अगर हो, हैबिचुअल का मतलब एक से ज्यादा केस हो उसके पर, हाँ। तभी उसका प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता था।
उसने एक मात्र ही अपराध किया तो भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और कोर्ट को ये पावर है कि वो फिर भी अटैच कर ले। और जनरली ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति को कोर्ट अटैच कर लेती है, वो भले ही संज्ञान से पहले हो या संज्ञान के बाद में हो। ठीक है। गैंगस्टर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या अधिकार होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे लीगल टर्म में कहते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा पावर ये है कि किसी को गैंगस्टर एक्ट में लगाया जाए, किस पर लगाया जाए गैंगस्टर एक्ट, यानी कि उसमें किस पर ये ट्रायल चला जाए, ये देखना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर का ही काम होता है। और इसके लिए एक गैंगस्टर चार्ट बनता है। जैसे कि अब हम बार बार कह रहे हैं कि एक गिरोह बना के काम होता है, गैंग बना के कोई अपराध किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गैंग के हर मेंबर हर काम में एक साथ काम करे। अगर फिरौती आज अपहरण किसी ने किया, हो सकता है कल किसी और के साथ मिलकर कोई मेंबर कर रहा हो, तो ऐसे में एक प्रूव कैसे करेंगे कि सभी एक ही गैंग के मेंबर हैं। इसके लिए एक चार्ट बनाती है पुलिस जिसको कहते हैं गैंग चार्ट। तो उस गैंग चार्ट का जो होता है, ऐसे जनरली ये एसएचओ लेवल पर बनता है, थाना प्रभारी बनाता है, लेकिन इसको फिर अपने हायर ऑफिसियल को देता है और इसको अंतिम रूप से इसको जो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही इसको पास करते हैं, इस गैंगस्टर चार्ट को वो अप्रूव करते हैं। एक तो ये उनका काम होता है, और फिर इससे भी इम्पोर्टेंट काम है कि गैंगस्टर एक्ट में कितने लोगों को पर केस चला है, उसका क्या एग्जीक्यूशन रहा है, कितने लोगों को पनिश किया गया है, कितने लोग इसमें चार्ज किया गया है, ये सारा इसकी समीक्षा जो होता है हर 3 महीने पे इसकी रिव्यू करता है मजिस्ट्रेट और 6 महीने पे कमिश्नर करता है जी। तो ये इसके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर जब जो ग्राउंड है पुलिस बताती है मजिस्ट्रेट को कि ये ग्राउंड है मुझे गैंगस्टर एक्ट में इसको पनिश करने के लिए, इस पर ट्रायल करने के लिए, तो उसको परमिशन तो वही देता है, अप्रूव करता है मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर उसको कभी किसी स्टेज में ये लगे कि गलत तरीके से उसको, वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि सही गलत तो देखता है ट्रायल कोर्ट, लेकिन वो ट्रायल ये नहीं देखता, वो देखता है कि जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं। अगर प्रोसीजर फॉलो किया गया है ये देखना मजिस्ट्रेट का काम है तो वो अप्रूवल दे देता है। लेकिन किसी स्टेज में अगर उसको पता चला कि गलती से किसी को इसमें डाल दिया गया, इस पे एप्लीकेबल कर दिया गया है, तो वो उसको फ्री कर सकता है। हटाने का पावर भी मजिस्ट्रेट के पास ही है, इसलिए मजिस्ट्रेट को इसमें बहुत ज्यादा पावर दिया गया है इस एक्ट में। एक पे जाने से पहले आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन अब ये बताइए कि इस एक्ट को सख्त क्यों माना गया है और बेल के क्या प्रावधान इसमें रहते हैं? क्योंकि इस एक्ट को लाया ही गया था क्योंकि जो गैंग बनाकर अपराध किया जाता है, समाज विरोधी गतिविधियां की जाती है और समाज में एक दहशत फैलता है, इससे उसको रोकथाम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो इसलिए इसके जो कानून थे स्पेशल लॉ बनाया गया था, इसीलिए इसके कानून बहुत ही सख्त इसके प्रोविजंस माने गए हैं। इसके 3 कारण है। पहला तो यह है कि इसका जो इसमें जो कैद का समय है, कारावास का जो अवधि है वो लंबा है, कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 10 साल या अधिक भी जा सकता है। दूसरा यह है कि इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, बेल के लिए स्पेशल प्रोविजन है इसके सेक्शन 19 में। तीसरा जो इसमें है कि इसमें संपत्ति की जब्ती कुर्की की जा सकती है, जैसे हमने पहले भी बात किया था, जबकि इतनी इजीली किसी की प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती है लीगल प्रोसेस द्वारा किसी अन्य कानून में। और जैसे कि इसमें जुर्माना भी है, कम से कम 5,000 तक का जुर्माना है, 2 साल मिनिमम है जनरल कानून के लिए। लेकिन अगर किसी सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को डराया धमकाया जाता है या उसके प्रति अपराध किया जाता है तो वहाँ मिनिमम सजा 3 साल है, यानी कि लंबा कैद, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती कुर्की, बेल नहीं मिलना, ये सारा मिला के ऐसा चीज है। और स्पीडी ट्रायल भी होता है इसमें। हाँ, गवाहों की सुरक्षा भी है, गवाहों की सुरक्षा के लिए अब शुरू किया गया है, लेकिन इसमें यह है कि गवाह को डरा धमका कर अगर किसी ने चुप करा दिया या उसका स्टेटमेंट चेंज करा दिया गया है तो वहाँ भी अगर ये साबित हो जाता है कि गवाह ने डर कर अपना स्टेटमेंट चेंज किया है तो भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है उसकी गवाही के आधार पर। ये ऐसे कुछ प्रोविजन है जिसके कारण इसको सख्त माना जाता है और इसमें जाने का मतलब है लंबे टाइम तक जेल में रहना अगर ये किसी पर एप्लीकेबल हो जाता है तो।
सजा के क्या प्रावधान है इसमें? सॉरी मैम। सजा के क्या प्रावधान है इस एक्ट में? जी, सजा के लिए जैसा मैंने कहा कि इसमें मिनिमम 2 से 10 साल का सजा है। और जो कि गैंगस्टर में और भी एक्ट लग सकता है, जब भी लगता है कि इसके साथ दूसरे सेक्शंस, दूसरे एक्ट भी लग सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में 2 से 10 साल तक के लिए प्रोविजन है सजा के लिए, और 5,000 तक का जुर्माना का है। और ये, और इसमें अगर मिनिमम 2 साल, जनरली हमारे यहाँ मैक्सिमम का प्रोविजन किया जाता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट इतना होगा, लेकिन इसमें मिनिमम कहा गया है। इसका मतलब है कि कोर्ट चाहे भी तो 2 साल से नीचे नहीं किसी को दे सकती है। जी जी। लेकिन यही अपराध अगर सरकारी अधिकारी के खिलाफ किया जाए तो मिनिमम 3 साल का हो जाएगा पनिशमेंट। इसमें ये जो है मेन रूप से सजा का प्रोविजन है। और बाकी फिर जो भी उसके 3 से या 2 से 10 के बीच जो भी सजा है, हाँ हाँ। और 5,000 से आगे का जो भी जुर्माना है, वो जुर्माना राशि भी होगा, प्रॉपर्टी का जब्त भी होगा। जी ठीक है। लेकिन ये सजा की लंबी व्यवस्था है इसमें। 2015 में इस गैंगस्टर एक्ट को और मजबूत किया गया था। किन किन बिंदुओं पर एक्ट में बदलाव करके इसे मजबूत किया गया? सॉरी मैम, मैं सवाल नहीं समझ पाई। 2015 में गैंगस्टर एक्ट को और मजबूत किया गया था। किन किन बिंदुओं में बदलाव करके इसे और मजबूती दी गई? जी जी, ये 2015 के में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चेंजेस लाए गए हैं। पहला कि ये पहले जो 15 का लिस्ट बनाया हुआ था कि 15 तरह के जो अपराध होंगे, जिसमें कि मानव अंगों की तस्करी, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, नकली नोट इत्यादि शामिल थे। उसको इसमें बढ़ा दिया गया है कि अन्य टाइप के जो भी अपराध है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और ऐसा स्वाभाविक ही है क्योंकि अपराधों को आजकल नया टेक्नोलॉजी से के कारण नए नए वो भी हाईटेक होते जा रहे हैं। अपराधी भी इतने टाइप के अपराधों की श्रेणी है कि उनको एक श्रेणी में नहीं बांधा जा सकता है। तो इन 15 के अलावा और भी इसके बढ़ाए गए हैं। इसके जो एरिया है वो बढ़ाया गया, इसके स्कोप बढ़ाया गया है। और ऐसा कोई भी अपराध जिससे किसी को फायदा होता है, अपराधी जो है वो अपना वृत्ति आजीविका कमाने के लिए करते हैं, अपना आर्थिक लाभ लेते हैं या किसी भी तरह से लाभ लेते हैं के उद्देश्य से करते हैं। जहाँ उद्देश्य है इसका मतलब है इंटेंशनल अपराध होगा, अनइंटेंशनल नहीं जी। और दूसरी बात है कि जिससे समाज में जो लोग हैं उन पर कोई उनमें दहशत फैलता है, उनका विरोध होता है, समाज में शांति भंग होने की संभावना होती है, वो सबको इसमें शामिल कर दिया गया है 2015 के अमेंडमेंट से जी। लेकिन इसमें ये शांति भंग वाला जो चीज है उसमें एक चीज और आ गया कि दंगों में भी इसका यूज कर दिया गया। हालांकि अभी तो 2-3 सप्ताह पहले लास्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिसयूज माना है। तो जब जहाँ पर कम्युनल हार्मोनी को ठेस पहुंचती है, कम्युनल दंगे जो होते हैं, सांप्रदायिक दंगे, उसमें भी इसको यूज किया गया है पुलिस द्वारा कई बार गैंगस्टर एक्ट को जी। तो ये मेन रूप से जो चेंजेस हैं उसमें लाया गया था 2015 में। इसका जो एप्लीकेशन का जो इसका दायरा था वो इसको व्यापक कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था जी। ठीक है, ये बताइए कि 2022 को सुप्रीम कोर्ट का गैंगस्टर एक्ट पर फैसला आया था, क्या वो फैसला था? जी जी, 2022 में जो एक लीडिंग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि पहले जैसा मैंने कहा था कि हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए इस टाइप से माना जाता था कि गैंग का मतलब है कि जो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो, हैबिचुअल मतलब आदतन अपराधी हो, एक से ज्यादा बार उसने अपराध किया हो, वही लगाया जाएगा। लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि इसमें अगर कोई पहली बार अपराध करता है और ये साबित हो जाता है कि वो किसी गैंग का मेंबर था, तो पहली बार में भी उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि लास्ट मंथ में भी एक इस पर थोड़ा सा संशोधन हुआ है कि भले ही पहली बार हुआ है, इससे डिफरेंस नहीं पड़ रहा है कि पहली बार हुआ है, लेकिन ये साबित आप करो, मतलब उसी जो जजमेंट है उसी को थोड़ा क्लियर किया गया है कि आप गैंग के मेंबर हो। जैसा कि सांप्रदायिक दंगे में जो भी शामिल थे सब पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। तो कोर्ट ने कहा चलो ये तो मैं मानता हूँ कि आपने पहली बार अपराध किया है तो भी लागू हो सकता है गैंगस्टर एक्ट, लेकिन दंगा करने का मतलब ये प्रूव नहीं हो रहा है कि आप किसी गैंग के हिस्सा हो। कोई इंडिविजुअल एक जगह कलेक्ट हो गए और तत्कालिक गुस्से में भी इस टाइप का दंगा फसाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपराध नहीं कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वो गैंगस्टर एक्ट
किसी हाँ। और एक्ट में किसी और प्रोविजन में मिलेगा। जी जी तो जी। क्लियर इन दोनों से 2022 के जजमेंट से और लास्ट 2025 के जजमेंट से क्लियर है कि बिल्कुल। आपको हैबिचुअल होने के लिए एक से ज्यादा बार अपराध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको गैंग का मेंबर हो आप, मतलब मेंबरशिप तो वो कार्ड और आई कार्ड रखे तो प्रूव करते नहीं है, मतलब कि आपने एक जो ग्रुप है एक से ज्यादा व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर ये सोच समझकर आज किसी लाभ के लिए आप उससे जुड़े हुए हो और ये भी जानते हो कि कोई आपराधिक वृत्ति करते हैं, जैसे कि वही किडनैपिंग करना, फिरौती वसूलना, रंगदारी वसूलना, ये तरह का जो भी काम है, भले आप पहली बार कर रहे हो लेकिन आप किसी के साथ मिलके और ऑर्गेनाइज रूप से ये काम कर रहे हो तो भी एक बिल्कुल प्रॉपर जाहिर तौर पे कोऑर्डिनेशन के ठीक है, साथ। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बबीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।